हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कभी हमारे जितने VI के स्टूडेंट हैं उन लोगों का अभी सेकेंड पेपर चल रहा है क्लास, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। एक ही दिन में तो एक पेपर खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी हमारा सेकंड पेपर का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो उसी पेपर के पीछे के जितने क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उसके बाद का जो टॉपिक है ये क्या है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड इट्स Efficiency in education of the children with visual impairment with additional disability। इसका मतलब हुआ कि दृष्टि बाधिता के साथ अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा में शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप एवं इसका महत्व। मतलब कि दृष्टि बाधिता के बाद जिस बच्चे में और कुछ विकलांगता है तो उसका शीघ्र पहचान करना, उसे उस प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था करना और इसका निराकरण करना, ठीक है। तो पहले प्रारंभिक पहचान क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। प्रारंभिक पहचान के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। प्रारंभिक पहचान माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य एवं पेशेवर तथा या अन्य वयस्कों की बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर को पहचानने और प्रारंभिक हस्तक्षेप के मूल्य को समझने की क्षमता को संदर्भित करती है। एक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ये वर्ष बच्चे के जीवित रहने और जीवन में संपन्न होने के निर्धारित करते हैं और उनके सीखने और समग्र विकास की नींव रखते हैं। प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चे संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि प्रारंभिक बचपन समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऐसा तो आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि प्रथम चरण में बच्चे का समग्र विकास होता है छोटी छोटी चीजों का। अब है PWD एक्ट के अनुसार। देखिए जितने टॉपिक है ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये आप लोगों की समझने की क्षमता के ऊपर है, ठीक है। PWD एक्ट 1995 के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार शीघ्र पहचान जल्द निदान की व्यवस्था की गई है। अगर शीघ्र बच्चे का पहचान कर लिया गया तो शीघ्र निदान भी उसका संभव है। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण, पहचान और अनुसंधान तथा विकलांग के उत्पत्ति के अन्य कारणों की खोज शामिल है। अब है शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन। शीघ्र हस्तक्षेप एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि दृष्टि दिव्यांगता के साथ अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चे एवं उसके माता पिता की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यदि बच्चे की समस्याओं की पहचान समय से हो जाती है तो उन्हें दूर करने में, उसके प्रभावों को कम करने में समय से सहायता प्रदान की जाती है। शीघ्र पहचान एवं आकलन के द्वारा हम बच्चे की दिव्यांगता साथ भी एक प्राकृतिक वृद्धि एवं विकास का वातावरण प्रदान कर सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप की शुरुआत हम तभी कर सकते हैं जब हमें बच्चे की आवश्यकताओं का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आकलन, मतलब छोटा छोटा आकलन बच्चे पर किया जाता है। वर्तमान समय में 0 से 6 वर्ष की अवस्था के लिए सेवाएं सीमित रूप से उपलब्ध है। अब है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप का महत्व। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे की शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए
शीघ्र हस्तक्षेप बच्चों को एक वांछनीय स्तर तक विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा बच्चों को उचित सहायक उपकरण उपलब्ध सेवाएं उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे कि उसकी दिव्यांगता के प्रभावों को कम किया जा सके। तीसरा है, शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा हम बच्चे की दिव्यांगता के द्वितीय प्रभावों को कम कर सकते हैं या बचाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगला है इसमें 4 नंबर, शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा शिक्षा बच्चों के शिक्षा तथा शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पहले से रूपरेखा बना सकते हैं। दृष्टि दिव्यांगता के साथ अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चों के माता पिता बताते हैं कि उनका बच्चा विकास की कुछ अवस्थाओं में पिछड़ रहा है, इसीलिए प्रशिक्षणकर्ता को अथवा शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप टीम को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे का जल्दी से जल्दी बच्चे की दिव्यांगता पहचान एवं हस्तक्षेप किया जाए। यदि छोटी उम्र में ही दिव्यांगता की पहचान कर ली जाती है तो उसके विकासात्मक कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे भविष्य में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की नींव भी तैयार की जा सकती है। ठीक है, इस तरह शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे का घर ही उसका प्रथम विद्यालय होता है। आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कहाँ होती है, उसका घर होता है। शिक्षक या फिर माता पिता जो भी शीघ्र हस्तक्षेप कार्य के लिए जिम्मेदार है, उन्हें पता होना चाहिए कि पहला क्या है, इसमें बच्चे की स्वास्थ्य की क्या अवस्था है, बच्चे को कौन सी दिव्यांगता है, अथवा बच्चे की संवेदी एवं गामक क्रियाओं को जागृत करने के लिए किस तरह की दवाइयों की आवश्यकता है, बच्चे की ग्रामक सीमाएं क्या हैं, उन सीमाओं को दूर करने के लिए किस प्रकार के योगाभ्यासों को करने की आवश्यकता है, बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर क्या है, बच्चे की दृष्टि दिव्यांगता का स्तर क्या स्तर है और वह अपनी बची हुई दृष्टि का प्रयोग किस प्रकार करता है। ठीक है, इस प्रकार के बच्चे की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए 3 विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता होती है। कितने विशेषज्ञों की? 3 विशेषज्ञों की। कौन कौन से हैं? अल्प दृष्टि विशेषज्ञ, जो अल्प दृष्टि के विशेषज्ञ होंगे वो रहेंगे। दूसरा है फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे। तीसरा है मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास व्यवसायी। ठीक है, अब है रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं। इस तरह के मूल्यांकन में विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि केवल बच्चे के माता पिता अकेले यह पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं कि उनके बच्चे को किस प्रकार की समस्याएं है, जैसे कि दृश्यात्मक समस्या, शारीरिक समस्या या संज्ञानात्मक समस्या आदि। इसमें वे विद्यार्थी आते हैं जो सोचने, समझने, अनुकूल करने आदि में समस्याएं महसूस करते हैं। इन समस्याओं के कारण उन्हें कौन कौन से विकासात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, दृष्टि बाधिता के साथ साथ अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चे को अन्य दिव्यांगताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दिव्यांगता के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। जो बच्चे एक से अधिक दिव्यांग हैं तो उन्हें एक से अधिक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि दिव्यांगता की गंभीरता कितनी है। जब विशेषज्ञ तय करेंगे तब। अब है परिवार के बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें आंखों की जांच, अन्य दिव्यांगताओं की जांच, संज्ञानात्मक अवस्था की जांच इत्यादि को एकत्रित करके रखना चाहिए। इन्हीं जांचों के आधार पर बच्चे के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जिसमें दृष्टि उद्दीपन,
दृष्टि परीक्षण, वातावरण के अनुकूल योगाभ्यास, विशेष उपकरण, शैक्षणिक हस्तक्षेप इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। अब है अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या कि असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ VIAD वाले बच्चों का मूल्यांकन, मतलब कि दृष्टि बाधित या अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चों का मूल्यांकन, मतलब एक से अधिक जिसमें दिव्यांगता हो उन बच्चे का मूल्यांकन अब कैसे किया जाएगा। आप देखिए ये परीक्षा में क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आ सकता है कि दृष्टि बाधित या अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे समझेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल कम दृष्टि मूल्यांकन विशेष रूप से कम दृष्टि वाले लोगों के लिए है। यह आकलन करता है कि क्या बच्चे को मोनोकुलर टेलीस्कोप या मैग्नीफायर जैसे ऑप्टिकल उपकरणों से लाभ होगा। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ जो कि कम दृष्टि और दृष्टि उपकरणों के नुस्खे में विशेषज्ञ है, यह मूल्यांकन करता है। क्या मूल्यांकन इस बात पर केंद्रित है कि बच्चा स्कूल, घर और समुदाय में दैनिक आधार पर अपनी दृष्टि का उपयोग कैसे करता है। दृश्य की तीक्ष्णता, दृष्टि क्षेत्र और रंग दृष्टि को मापा जाता है। इसके अलावा क्लिनिकल कम दृष्टि विशेषज्ञ अपवर्तक त्रुटियों जैसे आकार का ठीक से, आंख का ठीक से मुड़ना नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप धुंधली दृष्टि होती है, और छात्र को दृष्टि उपकरणों से लाभ होने की संभावना की जांच करेगा। अक्सर रोगी के विशिष्ट अनुरोध को पूरा करने के लिए उपकरण निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक मरीज किराने की दुकान में वस्तुओं की कीमतों तक पहुंचना चाह सकता है, फिर एक डॉक्टर एक पैकेट मैग्नीफायर लिख सकता है जिसे आसानी से पर्स या जेब में रखा जा सकता है। कम दृष्टि मूल्यांकन के सबसे लाभकारी परिणामों में से एक दृष्टि हानि की चिकित्सा और कार्यात्मक या दैनिक जीवन के पहलुओं के बीच बनी कड़ी है। यह अनुशंसा की जाती है कि दृष्टि में परिवर्तन होने पर आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए यह मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाए। मतलब एक बार मूल्यांकन से काम नहीं चलता है, बार बार मूल्यांकन बच्चे का करना पड़ेगा। ठीक है, अब है इसमें बच्चों में दृष्टि का विकास और मूल्यांकन। दृष्टि अभी भी विकसित हो रही होती है। दृष्टि में परिपक्वता आमतौर पर 6 से 8 साल तक की उम्र के आसपास होती है। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ पूर्व काल दृश्य मार्ग, आंखों से थैलेमस के पास जिनिकुलेट न्यूक्लियर तक की जांच करने के लिए फंडोस्कोपिक मूल्यांकन का प्रयोग करता है। कौन सा मूल्यांकन? फंडोस्कोपिक। इस प्रकार के मूल्यांकन से लगभग 60% दृष्टि हानि की पहचान की जा सकती है। पीछे के मार्ग में ऑप्टिक विकिरण और मस्तिष्क के ओसिपिटल कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। पिछले मार्ग में समस्याएं शायद ही कभी अलगाव में होती हैं। वे अक्सर पूर्वकाल मार्ग संबंधी समस्याओं या अन्य विकास संबंधी समस्याओं के साथ जुड़े होते हैं। अब है दृश्य स्थितियां। दृश्य स्थितियां कैसी होनी चाहिए? न्यूरोमोटर विकारों और एकाधिक गंभीर विकलांगताओं वाले बच्चों में विभिन्न दृष्टि स्थितियां आम हैं। दृश्य स्थितियों की सूची और शिक्षा पर उनके संभावित प्रभाव के लिए यहां देखें। दृश्य हानि की कुछ समान श्रेणियां निम्नलिखित है। अब दृश्य हानि में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दृष्टि हानि में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, कितनी प्रकार की दृष्टि हानि होती है। दृश्य तीक्ष्णता या दृष्टि की तीक्ष्णता से संबंधित पहला क्या है?
दृष्टि तीक्ष्णता। दृष्टि तीक्ष्णता या दृष्टि की तीक्ष्णता से संबंधित समस्याएं मौजूद हो सकती हैं। जिन बच्चों की दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 या उससे कम है, सुधार के साथ वे विशेष शिक्षा उद्देश्यों के लिए दृष्टि हानि के पदनाम के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 है तो कम दृष्टि की दृष्टि प्रमाण पत्र पाने के लिए अर्हता मतलब योग्यता रख सकते हैं। संदर्भ के लिए 20/200 सुधार के साथ को कानूनिक रूप से अंधा माना जाता है। दृष्टि तीक्ष्णता की कठिनाइयों वाले बच्चों को सामग्री को करीब लाने या बड़ा करने के लिए आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर 20/800 की तीक्ष्णता वाले बच्चों को 20/20 दृष्टि वाले किसी व्यक्ति की तुलना में 4 गुना अधिक या 4 गुना करीब से प्रस्तुत जानकारी की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना? अब है इसमें स्ट्रैबिस्मस एक ऐसी स्थिति है, ये भी क्या है, एक आप लोगों को मैंने बताया है, ये है आंख की एक बीमारी है स्ट्रैबिस्मस। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां आंखें दो अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। आंखें क्या करती हैं, दो अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। गलत संरेखित आंख अंदर की ओर या बाहर की ओर दिख सकती हैं। उपचार न किए जाने पर इससे एम्प्लीफोपिया, जिसे कभी कभी आलसी आंख भी कहा जाता है, प्रभावित आंख में गंभीर दृश्य हानि हो जाती है। अब है कैपिटल लोब। कैपिटल लोब क्या है, आपके मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो ये क्या है, VI वाले बच्चों में दृश्य इनपुट के प्रति असमान प्रतिक्रिया या कम प्रतिक्रिया होती है। VI में विकास के साथ सुधार होता है। VI वाले बच्चों को दृश्य अवस्था कम होने और उच्च कंट्रास्ट सामग्री के उपयोग से लाभ होता है। मस्तिष्क में दृश्य मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण दृश्य क्षेत्र का नुकसान होता है। इसमें विशिष्ट फील्ड कट जैसे ऊपरी बाएं फील्ड कट या दृष्टि का कम क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। होमियानोपिया, जिसे होमिनोपिया भी कहा जाता है, दृष्टि के आधे क्षेत्र का नुकसान, और यह मस्तिष्क के ऑप्टिक ट्रैक या ओसिपिटल लोब को नुकसान के परिणाम स्वरूप हो सकता है। इसका असर एक या दोनों आंखों पर पड़ सकता है। आमतौर पर आप होमोनिमस होमियानोपिया देखेंगे। होमोनिमस होमियानोपिया वाले बच्चों में मूल्यांकन के बारे में अधिक विवरण अगले अध्याय में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब है आंखों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई दृष्टि के कार्यात्मक उपयोग को प्रभावित कर सकती है। कई गंभीर विकलांगताओं वाले बच्चों में गहराई की धारणा स्टीरियोमिस्म की समस्याएं आम है, लेकिन इसका विशिष्ट मनोशैक्षिक परीक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब है दृष्टि और अनुकूलन का अनुकूलन। दृष्टि अनुकूलन का अनुकूलन। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए दृष्टि अनिवार्य कार्यों में संलग्न होना अक्सर मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। इसके अलावा दिन भर में देखने की क्षमता, थकान, ध्यान परिचितता और प्रकाश की स्थिति के स्तर पर निर्भर करती है। बच्चे की थकान के कारण आंखों की गति संबंधी समस्याएं, एस्ट्रोटोपिया, एक्सोट्रोपिया, निस्टागमस अधिक खराब हो सकती हैं। ये सब क्या है, आंखों की बीमारी है। इस कारण से दृश्य और मौखिक कार्यों की वैकल्पिक करना और बहुत सारे ब्रेक प्रदान करना सहायक हो सकता है। प्रकाश, चकाचौंध और छाया पर ध्यान दें। कुछ बच्चों को कम रोशनी की जरूरत होती है, जबकि कुछ को तेज रोशनी की। ओवरहेड लाइट के स्थान पर टेबल लैंप उपलब्ध कराना सहायक हो सकता है। मतलब ज्यादा रोशनी वाले की जगह टेबल लैंप। सामग्रियों की चकाचौंध पर नजर रखें।
बेसबॉल कैंप चकाचौंध और प्रकाश संवेदनशीलता के लिए अच्छे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर छाया पर नजर रखें, एक तिरछा बोर्ड इसमें मदद कर सकता है। अब है दृश्य वस्तुओं के लिए सामग्री को बच्चे के करीब लाने के लिए उसे बुक स्टैंड पर रखने पर विचार करें। आप इसे बक्सों या किताबों में ढेर पर भी रख सकते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य गर्दन पर तनाव पैदा किए बिना सामग्री को आंख के करीब लाना है। ठीक है। पन्ना पलटते समय सावधानी बरते ताकि आप बच्चे के चेहरे पर न मारे। कहां न मारे? बच्चे के चेहरे पर न मारे। मैं बच्चों को यह बताकर शुरुआत करना पसंद करता हूं कि मैं उनकी आंखों की जांच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यदि मूल्यांकन के दौरान उन्हें कुछ भी देखने में कठिनाई होती है तो यह महत्वपूर्ण है कि वे मुझे बताएं। हालांकि कुछ बच्चे आपको बता नहीं सकते या नहीं बताएंगे कि क्या उन्हें देखने में कठिनाई हो रही है। यदि आपको बच्चे की विवरण सही ढंग से देखने की क्षमता के बारे में चिंता है तो बच्चे से जांच करना महत्वपूर्ण है। जब रुकावट पूरी हो जाए तो उस पर आइटम पर वापस जाएं जहां उन्होंने गलती की थी। बच्चे के से वहीं से वर्णन करने के लिए कहे जो उन्होंने देखा है। बच्चे से यह पूछने के लिए कहे कि जो देखते हैं उनका वर्णन करे, बजाय यह पूछने के लिए कि क्या आप इसे देख सकते हैं। रंग दृष्टि, गलत लेबलिंग, गाय विकरण आदि से जुड़ी संभावित समस्याओं पर ध्यान दो। जब बच्चे के लिए देखने में परीक्षण चुनौतीपूर्ण हो, जब वे देख सकते हैं लेकिन यह प्रयासपूर्ण है, तो विचार करें कि क्या यह परीक्षण करना आवश्यक है। यह समझे कि वह माप नहीं हो सकते जिसे मापने के लिए परीक्षण डिजाइन किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे को आकृतियां देखने में कठिनाई होती है तो WISC प्रसंस्करण गति परीक्षण मानसिक प्रसंस्करण गति का एक अच्छा माप नहीं हो सकता है। हालांकि इन परीक्षणों को स्कोर से आप यह माप सकते हैं कि एक बच्चा अपने साथियों की तुलना में कक्षा में दृष्टिगत रूप से चुनौतीपूर्ण लिखित कार्यपत्रों को कितनी तेजी से पूरा कर सकता है। मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई बच्चा है, जब आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा जब पढ़ रहा है और कहीं शब्द पर वो देखने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो आप वहीं पर उसको रोकें और बोले कि आप इसका वर्णन कीजिए। अगर बच्चा वो अक्षर को पकड़ने पर अपना समस्याएं उत्पन्न करता है तो ये आपको बारीकी क्या है, ध्यान देने योग्य है। अब है इसमें शैक्षणिक परीक्षण। सावधान रहे कि ब्रेल सीखने वालों के लिए अंकगणित पढ़ने और लिखने की अपेक्षित प्रगति दृष्टिबाधित साथियों में समान कौशल की प्रगति के समान नहीं है। और क्या ध्यान रखना है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पढ़ना धीमा होने की संभावना है। ये तो अक्सर आप भली बात जानते हैं। विस्तृत सामग्री को पढ़ने में अधिक समय लगता है, छोटे पाठ को पढ़ने में अधिक मेहनत लगती है, इसीलिए अधिक समय लगता है। यदि दृष्टिबाधित बच्चे को सटीकता और पढ़ने की समझ में कोई कठिनाई होती है तो धीमी गति से पढ़ने की गति को सीखने की विकलांगता नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे दृष्टिबाधित के बाद गौण माना जाना चाहिए। यहाँ तक कि अनुभवी ब्रेल पाठक भी आमतौर पर प्रिंट पाठकों की तुलना में धीमे होते हैं। उनकी दृश्य हानि के कारण उन्हें परीक्षणों के लिए अतिरिक्त पढ़ने के समय की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यक हो तो समय से पहले पठन सामग्री पढ़ा ले। सुनिश्चित करें कि प्रतियों में उच्च कंट्रास्ट, मतलब आप फोटो कॉपियर पर कंट्रास्ट को यथासंभव उच्चतम तक समायोजित कर सकते हैं। फोटो कॉपी के साथ सुनिश्चित करें कि आप एक समय में केवल एक पृष्ठ प्रस्तुत करें ताकि नीचे के पृष्ठ के पाठ प्रदर्शित होने में कोई व्यवधान न हो। दाएं की समानार्थी होमियानोपिया का पढ़ने पर अधिक प्रभाव पड़ता है
क्योंकि व्यक्ति आगामी अक्षरों का पूर्वालोकन करने में सक्षम नहीं होता है। विशेष रूप से एकल शब्द चरण से परे पढ़ने को प्रभावित करता है और पढ़ने की गति में कमी आती है। वाम समानार्थी होमियानोपिया की पाठ की अगली पंक्ति को ढूंढने में कठिनाई पैदा करके और शब्द पढ़ने में त्रुटियां पैदा करने के प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शब्द के पहले अक्षर छूट सकते हैं। क्या हो सकता है कि शब्द पढ़ते समय क्या होता है कि अक्षर इसमें छूट जाते हैं। ठीक है, तो है मूल्यांकन के दौरान लिखते समय जिन बच्चों की दृष्टि कम होती है उनका समर्थन करने के लिए बच्चे को वे सभी अनुकूलन प्रदान करना उचित है जो आमतौर पर लिखने के लिए उपयोग करते हैं। आप मोटी काली रेखाओं वाले कागज का उपयोग करना चाह सकते हैं। खरीद के लिए उभरी हुई काली रेखाओं वाला कागज भी उपलब्ध है। कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए व्यक्ति को लिखने के लिए एक गहरा पतला पेन या मार्कर दे। ठीक है, तो ये आज हम आप लोगों के सामने दो टॉपिक पर चर्चा किए, क्योंकि देखिए कोर्स लंबा है, आप लोग तो बच्चे हैं नहीं, तो थोड़ा टॉपिक को तेज लेकर चलना पड़ेगा। आप लोगों को अपना दिमाग खोल के सही तरीके से हर एक बात को आप लोग को टॉपिक को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों की तो पढ़ाई है नहीं, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग को भी कोई भी टॉपिक को इग्नोर मत कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये फायदे रहेगा। अब ये जो दो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया है, तो अब इनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में आप लोग देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, दृश्य बाधा और अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों में प्रारंभिक पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों को स्कूल भेजना, बी है बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पहचानना, सी है बच्चे को समाज में सम्मिलित करना, डी उन्हें स्वतंत्रता सिखाना। अब बताइए, आप लोग पाठ पढ़े हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को भी दिमाग लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चे की विकासात्मक जरूरतों को पहचानना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है। पढ़ाते वक्त मैंने बताया था ना कि प्रारंभिक हस्तक्षेप पर चर्चा भी किया था। इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है बच्चे के विकास में बाधाओं को पहचानने और सुधारने का प्रयास, बी बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, सी बच्चों को विशेष स्कूलों में भेजना, डी बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बच्चे के विकास में बाधाओं को पहचानने और सुधारने का प्रयास। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दृष्टिबाधित और अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम कब शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, कब हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाना चाहिए, शुरू करना चाहिए। ए है केवल स्कूल शुरू करने के बाद, बी है जितनी जल्दी हो सके जीवन के पहले कुछ महीनों में, सी किशोरावस्था के दौरान, कि डी केवल जब तक बच्चे की समस्याएं दिखाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जितनी जल्दी हो सके जीवन के पहले कुछ महीनों में पता लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए,
प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? ए है सामाजिक बहिष्कार, बी है मानसिक विकास की गति में सुधार, सी है बच्चों के व्यवहार में कमी, डी शारीरिक बाधाओं में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मानसिक विकास की गति में सुधार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दृष्टिहीनता और अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली कौन सी है? ऐसे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली कौन सी है? ए है परिवार और समुदाय, बी केवल चिकित्सक, सी केवल शिक्षक, डी केवल स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार और समुदाय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 को आप लोग देखिए। दृष्टिहीनता और अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ए है विशेष उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग, बी नियमित स्कूल शिक्षा, सी शिक्षा में बाधाओं का सामना करना, डी बच्चों को स्कूल से दूर रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विशेष उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों में कौन शामिल होता है? ऑप्शन क्या है हमारा? ए केवल डॉक्टर, बी विशेष शिक्षक, चिकित्सक और माता पिता, सी केवल सरकारी अधिकारी, डी केवल बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विशेष शिक्षक, चिकित्सक और माता पिता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। किस दृष्टिकोण से बच्चों को सबसे अधिक लाभ मिलता है? ए है चिकित्सा दृष्टिकोण, बी बहुआयामी दृष्टिकोण, सी तकनीकी दृष्टिकोण, डी पारंपरिक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बहुआयामी दृष्टिकोण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप में कौन से पहलू महत्वपूर्ण है? ए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, बी केवल शारीरिक विकास, सी केवल मानसिक विकास, डी केवल सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। दृश्य बाधा और अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक बचपन, बी किशोरावस्था, डी वयस्कता, सी डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रारंभिक बचपन। अब है क्वेश्चन नंबर 11। दृष्टिहीनता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है? ए श्रवण और स्पर्श आधारित, बी केवल दृश्य आधारित, सी केवल लिखित सामग्री पर आधारित, डी मौखिक, केवल मौखिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रवण और स्पर्श आधारित। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए। बच्चों में दृष्टिहीनता की प्रारंभिक पहचान किस प्रकार मदद करता है? ए उन्हें पढ़ाई के प्रदर्शन में सुधार, बी उन्हें सामाजिक रूप से अलग करने में, सी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में, डी उन्हें पढ़ाई से दूर रखने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13।
बच्चों में दृष्टिहीनता की प्रारंभिक पहचान करने का सही तरीका क्या है? ए है नियमित परीक्षण और अवलोकन, बी केवल खेलकूद के माध्यम से, सी केवल स्कूल परीक्षण, डी घर में अवलोकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नियमित परीक्षण और अवलोकन। ठीक है। अब है 40 नंबर क्वेश्चन। अतिरिक्त विकलांगता के साथ दृष्टिहीनता वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा समर्थन कौन प्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल शिक्षक, बी केवल माता पिता, सी परिवार और पेशेवर, डी केवल मित्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परिवार और पेशेवर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टिहीनता और अतिरिक्त विकलांगता के साथ बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए है भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, बी उन्हें विद्यालय से बाहर रखना, सी केवल चिकित्सा सहायता प्रदान करना, डी केवल शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टिहीनता वाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप में सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किस पर होता है? ऑप्शन क्या दिया है? ए बच्चों की स्वतंत्रता और कौशल विकास, बी केवल उनकी पढ़ाई, सी केवल खेलकूद, डी केवल शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बच्चों की स्वतंत्रता और कौशल विकास। अब है क्वेश्चन नंबर 17। अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों में दृष्टिहीनता के साथ किस प्रकार की बाधाएं सबसे अधिक होती हैं? ए है मानसिक और शारीरिक, बी केवल मानसिक, सी केवल शारीरिक, डी केवल सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा मानसिक और शारीरिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टिहीनता वाले बच्चों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? ए है विभिन्न पेशेवरों द्वारा सम्मिलित प्रयास, बी केवल परिवार द्वारा देखभाल, सी केवल विद्यालय द्वारा सहायता, डी केवल चिकित्सा उपचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विभिन्न पेशेवरों द्वारा समन्वित प्रयास। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए माता पिता और शिक्षक, बी डॉक्टर और चिकित्सक, सी केवल सरकार, डी केवल स्वयं बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माता पिता और शिक्षक। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। दृष्टिहीनता और अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा सबसे प्रभावित होती है? ए है विशेष शिक्षा, बी नियमित शिक्षा, सी कोई शिक्षा नहीं, डी केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विशेष शिक्षा। ठीक है। तो आप लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी देख लिए। आज जो 2 टॉपिक आप लोगों के सामने मैंने पढ़ाया और उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर हम अगले क्लास में इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक है उसको लेकर आऊंगा और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी। लेकिन आप लोग भी जैसे हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का भी थोड़ा मनोबल हौसला बढ़ा रहेगा कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को अच्छा से अच्छा टॉपिक आप लोगों के सामने लाएं। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।